हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो एज प्रॉमिस्ड ये जो वीडियो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर है जो ऑलरेडी सिलेबस में दिया हुआ है। तो आई कैन अश्योर यू, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। तो ये वीडियो आप अच्छी तरीके से कवर कर लो और इसके जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब याद कर लो। और बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में मिलती हूँ, मुझे और भी कुछ बातें बोलनी है। तो पहले आप पब्लिक सर्विस कमीशन समझ लो और याद कर लो। आई सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, यानी दो लेवल्स पे होते हैं। एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। तो जो सेंट्रल लेवल पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो स्टेट लेवल का पीएससी होता है उसे हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, जो हर स्टेट के लिए अपना अलग अलग होता है। ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन के लिए देखा था कि इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 में है, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो आपको ये डेफिनेटली याद रखना है। ये चीजें बहुत पूछ ली जाती हैं क्योंकि ये फैक्चुअल है और सबसे इजीएस्ट चीजें हैं पूछने के लिए। तो पार्ट 14 में आपको याद रखना है पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशन्ड है। उसके अलावा जो आर्टिकल्स इस पार्ट में आते हैं वो है आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। ठीक है, यानी कि 315 से 323 जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड हैं। तो ये आपको पार्ट तो आपको डेफिनेटली याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा यूपीएससी आपको पता है क्योंकि ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको बोलते हैं सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। तो यूपीएससी का अगर आपको काम मालूम है तो ये सारे ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है उसका काम करता है। हमने सिविल सर्विसेज के एग्जाम देखे हैं, वही होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके अलावा जो चीज आपको याद रखनी है कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जिस तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन में देखा था, इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आपको ये याद रखना है कि तीन तरीके की बॉडीज होती हैं जिनके बारे में जो क्वेश्चन आ जाते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद क्रिएट किए हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं क्योंकि इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। एक बॉडी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जो पार्लियामेंट ने बाय एन एक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हुए हैं पर ये पार्लियामेंट ने खुद अपनी पावर यूज करके एक एक्ट से उस बॉडी को क्रिएट किया है। एक बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का वो मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत के लिए जो बॉडी क्रिएट की है, यानी कि वो पार्लियामेंट ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने अपने लिए जो बॉडी बनाई है वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो ये तीन तरीके की बॉडीज होती हैं और इन्हीं में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं ईसीआई, या फिर हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन देख रहे हैं, या फिर कैग हो गया, ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, जैसे कि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये हम लोग आगे देखेंगे। और कुछ होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो गवर्नमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, अब पब्लिक सर्विस कमीशन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। यूजुअली पब्लिक सर्विस कमीशन में 9 से 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, बट द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी डिसाइडेड और वेरीड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि यहाँ पे अगेन ये प्रेसिडेंट की ही अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करता है कि कमीशन में कितने मेंबर्स रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द नीड कि उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है, प्रेसिडेंट उस हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज कर सकता है। बट एक जो कंडीशन है जो यहाँ पे दी हुई है वो ये है कि एटलीस्ट हाफ मेंबर्स, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं, तो उनमें से एटलीस्ट जो हाफ मेंबर्स हैं उन्होंने एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो उनके पास एटलीस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहां उन्होंने ऑफिस होल्ड किया है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा हम टर्म की बात कर लेते हैं। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 6 इयर्स का होता है, या फिर जब तक वो 65 इयर्स के नहीं हो जाते, यानी कि विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर उनका 6 साल का जो कार्यकाल है वो
पूरा कर लेते हैं तो वो 6 साल के बाद उनको पोस्ट छोड़नी पड़ती है, या फिर अगर वो 6 साल पूरे करने से पहले ही अगर उनकी एज 65 ईयर्स हो जाती है तो उनको पोस्ट छोड़नी पड़ती है। तो विच एवर इज अर्लियर का मतलब ये है या तो वो 6 साल पूरे कर लें या 6 साल वो पूरे ना कर पाए उससे पहले ही वो 65 साल के हो जाएं तो उन्हें वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो 65 साल है इसको एज ऑफ सुपर एनुएशन बोलते हैं। ठीक है, सुपर एनुएशन का मतलब है कि इस एज के बाद ये पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब ये रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, यूपीएससी की बात कर रही हूँ, एसपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यूपीएससी में जो भी लोग अपॉइंट होते हैं तो उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्योंकि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो इनका जो रेजिग्नेशन है वो भी प्रेसिडेंट को ही टेंडर किया जाएगा। यानी कि जब भी यूपीएससी का कोई मेंबर रिजाइन करेगा तो वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा लेटर, और उसको अपॉइंट करने वाला भी क्योंकि प्रेसिडेंट ही रहा था। उसके अलावा अगर किसी इंसान को रिमूव करना हुआ, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी से रिमूव करने वाला होगा तो उसे ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ही अपने ऑर्डर्स के थ्रू करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो लोग होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। यानी कि जो इंसान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में काम कर चुके हैं वो आगे जब अपना उनका ये वाला जो ऑफिस का टर्म है वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर वो किसी भी ओहदे पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ये याद रखनी है कि ये जो लोग हैं ये सेकंड टर्म के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। यानी कि एक बार जैसे उन्होंने चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी की तरह काम कर लिया तो उनको उसी पोजीशन पे सेकंड टर्म नहीं मिलेगा, वो दोबारा से अपनी जो पोस्ट है उसे रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चेयरमैन है उसके पास तो कोई भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट वो नहीं रख सकता, यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर काम नहीं कर सकता और वो सेकंड ईयर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स में यही लिखा है कि उनको सेकंड टर्म के लिए नहीं लिया जाएगा और प्लस उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर दोबारा से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, अभी जो मेंबर्स है यूपीएससी के, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है उनके जो कार्य क्षेत्र है, जो उनके पावर्स हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये जो यूपीएससी है या एसपीएससी है, तो जो यूपीएससी है वो डेफिनेटली सेंट्रल बॉडी है तो उसकी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही आई है, राइट। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो उनका ज्यूरिसडिक्शन यानी कि उनका जो कार्यकाल है उसको भी इंक्रीज कर सकता है। ऑलराइट, तो इसीलिए क्योंकि यूपीएससी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है और वो मेरिट के बेस में लोगों को रिक्रूट करती है, इसलिए यूपीएससी को बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम। यानी कि ये मेरिट सिस्टम को अपहोल्ड करने का काम करता है, उसकी सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, यानी कि मेरिट यहाँ पे सबसे ऊंचा आता है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में से जो सबसे एफिशिएंट जो अभी सिस्टम चल रहा है वो यूपीएससी ही है। स्टेट कमीशंस को भी हम लोग साइड में रख सकते हैं, बट यूपीएससी जो सेंट्रल लेवल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत एफिशिएंटली और विदाउट करप्शन काम कर रहा है, हम इतना तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि यूपीएससी ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के लिए काम आता है, पर उसके अलावा एक और अथॉरिटी है सीवीसी, जिसको हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जब किसी इंसान के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा होता है, राइट, उसने कोई गलती की है या उसने कोई गलत काम किया है, तो उसके अगेंस्ट जब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो इसमें दोनों ही बॉडीज का यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, तो कभी कभी अगर यूपीएससी और सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर राय नहीं मिलती है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये एक डिफिकल्ट बात हो जाती है उस टाइम पे। तो ये इसीलिए यहाँ पे जो सीवीसी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सीवीसी के बारे में आपको ये याद रखना है कि सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, यानी कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई हुई बॉडी है। तो सबसे पहले जब सीवीसी को बनाया गया था तो इसे एस्टैब्लिश किया था 1964 में। ठीक है,
तो आपको ये डेफिनेटली याद रखना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और उसी का जो इक्विवेलेंट है स्टेट विजिलेंस कमीशन, उसे 1964 में बनाया गया था। और इस कमीशन को बनाने के पीछे जिस कमिटी का हाथ था, यानी जिस कमिटी ने ये रेकमेंड किया था कि हमें एक बॉडी ऐसी चाहिए, उसका नाम था सांथनम कमिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड करे हैं। मुझे लगा सीबीसी के से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सीबीसी यूपीएससी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद में रखने हैं कि सीबीसी और एसवीसी, यानी कि जो दो इक्विवेलेंट बॉडीज हैं, उनको 1964 में एस्टैब्लिश किया था, और इनको एस्टैब्लिश करने के पीछे जो रिकमेंडेशन था वो सांथनम कमिटी से आया था। ठीक है, तो 1964 में जब इसे एस्टैब्लिश किया गया था, उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 2003 में। ठीक है, यानी कि सीबीसी को एक एक्ट के रूप में इसे पारित किया गया और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई 2003 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीसी के बारे में आपको ये याद रखना है कि सीबीसी यानी कि जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर था, जो पहला भारत का चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे, उनके नाम थे निटू श्रीनिवास राजू। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, प्लीज इसको सीरियसली लेना। तो जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर, भारत का जो पहला चीफ विजिलेंस कमिश्नर था, वो थे निटू श्रीनिवास राजू। और जो सीबीसी से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, तो ये है 1988। ठीक है, तो ये डेफिनेटली याद रखना। बेसिकली जब भी किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई करप्शन से रिलेटेड मैटर आता है, तो वो इसी एक्ट के अंडर उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। ठीक है, तो ये जो एक्ट था ये 1988 में पास किया गया था। आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंटली देखें, तो प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो है सुरेश एन पटेल। ठीक है, जो पहला सीबीसी था वो था निटू श्रीनिवास राजू, और जो आज के प्रेजेंट जो सीबीसी है वो है सुरेश एन पटेल। आपको डेफिनेटली ये याद रखना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है जो सीबीसी से रिलेटेड है वो ऑफ कोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, ये आपको याद रखना है। तो ये जो मिनिस्ट्री है उसी के अंडर सीबीसी आता है। तो ये सीबीसी मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि चांसेस है कि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्पेशली कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, या इसे कब एस्टैब्लिश किया गया था, या इसको किसके कहने पर, किसके रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किया था, पहला सीबीसी कौन था। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। और वैसे भी आपको प्रेजेंट सीबीसी याद रखना है, क्योंकि ये इसी साल के मेरे ख्याल से अप्रैल में सीबीसी का इन्होंने ओहदा संभाला है। तो सुरेश एन पटेल तो आपको डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली आपको याद रखना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रेजिग्नेशन, रिमूवल, सब कुछ प्रेसिडेंट से मिला होता है। यानी कि प्रेसिडेंट इनका बेसिकली जो भी इनसे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो प्रेसिडेंट संभालता है। दूसरा आपको पार्ट 14 याद रखना है, आर्टिकल 315 से 323। अब हम आ जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है ये स्टेट्स के लिए है। जिस तरीके से यूपीएससी सेंटर के लिए रिक्रूटमेंट करता है, उसी तरीके एसपीएससी जो है वो जिस भी स्टेट का एसपीएससी है उसके रिक्रूटमेंट के लिए काम करता है। जैसे आपको यूपीपीएससी के बारे में पता होगा जो उत्तर प्रदेश के लिए है, तो इस तरीके से हर स्टेट का अपना एक एसपीएससी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर करता है, राइट, क्योंकि स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। इसी वजह से सेंटर का जो यूपीएससी था वहां पे प्रेसिडेंट था, वाइल हर जो एसपीएससी है वो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर है वो उनके थ्रू अपॉइंट होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है एसपीएससी की, जैसे हमने यूपीएससी में देखा था कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी, यानी कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। उसी तरीके से स्टेट में भी जो स्ट्रेंथ लगनी है या कितने मेंबर्स चाहिए वो गवर्नर डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म पे आ जाते हैं। अब ये यहाँ पे डिफरेंट है टर्म। बेसिकली इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स होता है एसपीएससी के मेंबर्स का, बट जो इनकी एज जो सुपर एनुएशन होती है, यानी कि इनको रिटायर किस एज में करना है, तो वो होती है 62 ईयर्स। ओके, तो ये डिफरेंस है यूपीएससी में। यूपीएससी में जो सुपर एनुएशन एज होती है वो होती है 65, और एसपीएससी में जो सुपर एनुएशन एज होती है वो है 62। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। यूपीएससी में जो प्रेसिडेंट होता है वो सारी चीजें देखता है, और एसपीएससी में बेसिकली जो गवर्नर होता है रेस्पेक्टिव स्टेट का वो देखता है।
उसके अलावा जो भी SPSC के जो मेंबर्स होते हैं, वो जो रिपोर्ट्स बनाते हैं या रेजिग्नेशन देना होता है, तो वो जो सब कुछ होता है वो गवर्नर के पास जाती है। यानी कि जो भी रिपोर्ट उन्हें सबमिट करनी है वो गवर्नर को करेंगे, और अगर उन्हें रिजाइन भी करना है तो वो गवर्नर को करेंगे। द रीजन बीइंग कि गवर्नर ने ही इनको अपॉइंट किया था, तो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर को ही ये रेजिग्नेशन देंगे। पर एक जो चीज यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि अगर उनके खिलाफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं, कि अगर किसी SPSC के मेंबर को रिमूव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये चीज आपको डेफिनेटली याद रखनी है। ये चीज हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे दी जाए कि इनको रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, तो ये प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं। ठीक है, तो प्लीज डेफिनेटली आप ये याद रखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आप इतनी इजी चीजों को गलत कर देंगे। अब जो एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं बेसिकली ये बहुत रेयरली बनाए जाते हैं, जब 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स को लगता है कि उनको आपस में एक बॉडी चाहिए जो उन सबके लिए मिला के रिक्रूटमेंट करने का काम कर दे, तो वो होती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि वो स्टेट्स के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए जॉइंटली बनाई जाती है। ठीक है, तो अब ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि UPSC और SPSC किसी भी स्टेट का वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, पर जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों होते हैं? क्योंकि इनको तभी बनाया जाता है जब जो स्टेट्स होते हैं जिनको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जरूरत लग रही है, मान लो 2 स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा है। ठीक है, ये जो पंजाब हरियाणा है उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप समझते हो, तो पंजाब और हरियाणा के पास एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो दोनों स्टेट्स के लिए आपस में मतलब कंबाइंड रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, तो क्योंकि जब 2 स्टेट्स को आपस में ये लगता है कि उनको एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जरूरत है, तो वो एक रिक्वेस्ट डालते हैं पार्लियामेंट के पास, और फाइनली पार्लियामेंट बाय एन एक्ट वो एक बॉडी बनाता है जिसे हम लोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। और इसीलिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब इसका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, इस सब की जो अथॉरिटी होती है वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि ये 2 स्टेट्स या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच की बात है, तो इसलिए इनका जो काम होगा वो कोई गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट देखेगा। तो प्रेसिडेंट ही इनका अपॉइंटमेंट, इनका रिमूवल, इनका रेजिग्नेशन, इनका रिपोर्ट, ये सब कुछ जो होता है वो नॉट रिपोर्ट बट ये सारी जो रिमूवल रेजिग्नेशन वाली जो चीजें हैं वो प्रेसिडेंट देखता है। दूसरा, इनका जो टर्म होता है वो SPSC की तरह ही होता है, यानी कि ये 6 ईयर्स के टर्म के लिए होते हैं, या फिर जो 62 ईयर के अगर ये हो जाते हैं तो इनका एज ऑफ सुपर एनुएशन जो है वो 62 यानी कि 62 ईयर्स की होती है। उसके अलावा वो जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर्स को करते हैं। जैसे कि अगर हरियाणा और पंजाब का जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स जो होंगे वो जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो पंजाब और हरियाणा के गवर्नर को करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता है। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। इनका टर्म आपने देख लिया, रिपोर्ट कहाँ ये सबमिट करते हैं, ये सब कुछ देख लिया। तो इस टॉपिक में से भी आई कैन अश्योर यू, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन के लिए अश्योर किया था कि इस टॉपिक से भी इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो को 2-3 बार देख के इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे डेफिनेटली पूछ लीजिए। सो आई होप यू लाइक्ड द वीडियो और आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है सेंटर और स्टेट लेवल के बीच में, तो प्लीज़ आप जो भी कन्फ्यूजन है अगर वो क्लियर करने हो मुझसे तो आप डेफिनेटली कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जो मुझे आपसे बात करनी थी वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स मिले हैं कि मैं इकोनॉमी कवर करूं। मैं इकोनॉमी डेफिनेटली कवर करूंगी, वो इम्पॉर्टेंट है, बट पहले मैं वो चीज़ें कवर कर लूँ जिनका रिटर्न रेशियो अच्छा है, राइट। जैसे कि अगर आप पॉलिटी ले लो या हिस्ट्री ले लो तो उसमें जो टॉपिक्स हैं जब आप वो उसमें से मान लो आपने 100 फैक्ट्स कवर कर लिए तो यू हैव लाइक 100% चांस कि आपके जो 100
चीज़ें आपने याद करी हैं उसमें से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है रिटर्न रेशियो, राइट, क्योंकि पॉलिटी और जो हिस्ट्री है वो डायनामिक नहीं है। वो चीज़ें जो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं या हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं वो डायनामिक नहीं है, वो सेम रहेंगे, तो उससे क्वेश्चंस फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले हम वो चीज़ें कवर करेंगे जिनको आने का 100% चांस है, राइट। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक्स जो है उसका जो रिटर्न रेशियो है वो इतना अच्छा नहीं है। आप उसमें से 100 फैक्ट्स याद कर भी लोगे, मान लो आपने लाइव स्टॉक सर्वे या फॉरेस्ट सर्वे कुछ याद कर भी लिया, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फिगर्स याद कर भी ली, बट फिर उसमें आप 100 चीज़ें याद करोगे और उसमें हो सकता है कि शायद एक भी क्वेश्चन ना फंसे, तो उसका जो रिटर्न रेशियो है वो अच्छा नहीं है। तो पहले मैं वही चीज़ें कवर करवाऊंगी जिनका रिटर्न रेशियो अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ ये कि मुझे करंट अफेयर्स कवर करने हैं। ऑल्दो मैं करंट अफेयर्स की काफ़ी महीनों की वीडियोस डाल चुकी हूँ, आपने वो देखी है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अपने वीडियोस के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बट करंट अफेयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं वीडियोस में और जो मुझे इंक्लूड करनी चाहिए थी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं करंट अफेयर्स कवर करूँ, क्योंकि टाइम पॉसिटी बहुत ज़्यादा है और जो हमें कवर करना है सिलेबस वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊँ रोज़ इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पे 60 सेकेंड्स में, क्योंकि एमसीक्यूज फॉर्म में हम लोग जब कवर करते हैं तो एमसीक्यूज में बहुत टाइम कंज्यूम होता है और मुझे लगता है 1 लाइनर्स में अगर करंट अफेयर्स कवर करे जाएँ तो वो बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे। 60 सेकेंड्स में अगर मैं आपके साथ 15 करंट अफेयर भी डिस्कस कर लेती हूँ या 10 भी कर लेती हूँ तो वो भी बहुत है। तो मैं 4-5 अगर शॉर्ट्स बना देती हूँ एक दिन में तो आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स एक दिन में कवर हो जाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये करना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है कि ये ठीक तरीका है करने का तो आप मुझे डेफिनेटली बोलना, सजेशन देना करंट अफेयर्स के लिए कमेंट सेक्शन में। तीसरी जो बात है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। आई नो मैं हिस्ट्री पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज़ द रीज़न मेरे चैनल का नाम हिस्टोरिया है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ाने में इंटरेस्ट था। बट मुझे एक्चुअली इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला हिस्ट्री के लिए। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि जीएस की वीडियोस बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, विच इज़ राइट, नो मैटर दिस इज़ द ट्रूथ, बट आई विल ट्राई टू स्क्वीज इन हिस्ट्री वीडियोस एज वेल, क्योंकि मेरा मन है। सो लेट्स सी व्हेन आई डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस के लिए जो हिस्ट्री है उसकी वीडियोस मैं पॉलिटी के साइड बाय साइड ही मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद लेके आऊँगी, मतलब पहली हिस्ट्री की वीडियो हो सकता है, क्योंकि पॉलिटी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी बचा हुआ है, जो कि बहुत बड़े वास्ट टॉपिक्स हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियोस जीएस के होंगे वो मैं साइमल्टेनियसली लाने की कोशिश करूँगी, ताकि एटलीस्ट हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी एटलीस्ट इस अगस्त में ख़त्म हो जाएं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर कर सकूँ। तो आई होप यू लाइक द कंटेंट, और अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो यू कैन ड्रॉप इन अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो राइट मी अ मेल, और जो मेल आईडी है वो ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो आई विल सी यू टुमारो। कल हो सकता है मैं प्रीएम्बल डिस्कस करूँ या डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस करूँ, आई विल डिसाइड ऑन दैट, बट डेफिनेटली कल भी वीडियो आएगी अराउंड 8:15. Okay, so I will see you tomorrow and take care. Bye bye.